उत्तराखंड की जो हमारी तैयारी चल रही है, उत्तराखंड पीजीटी का एग्ज़ाम की 28 तारीख को जो है, उस सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आज 10 क्वेश्चन है लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है द मॉलिक्यूल इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसकी मैं एक आपको ना ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बॉन्ड ऑर्डर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में कर दोगे। आपको याद रखना है किसी के अंदर अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है, वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। अब मान लो इससे इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा, मान लो जैसे 15 हो जाएं, 16 हो जाएं, 17 हो जाएं, 18 हो जाएं, 19 हो जाएं, 20 हो जाएं, या अगर एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है किसी मॉलिक्यूल में, कंपेयर कर लेंगे आप, अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको करके बता दूंगा, 13, 12, 11, 10, ठीक है ना, इस तरह से। तो बॉन्ड ऑर्डर आधा यूनिट घट जाएगा। जैसे 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 रह जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 रह जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रह जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 रह जाएगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रह जाएगा और ये बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। ऐसे आपने ऊपर करना है, ये 2.5 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ये आपका 1.5 रह जाएगा और ये आपका 1 रह जाएगा। मतलब बहुत आसान हो गया। अब ये कह रहा है, आप इस क्वेश्चन को समझिए, मॉलिक्यूल इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। अब अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17। तो अब बताओ 17 पे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, घट गया ना, लेकिन वो बात कर रहा था किसकी, इंक्रीज होने की, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। बात करते हैं B2 में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना 1, लेकिन अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन हो गए 11 और 11 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। तो यही इसका आंसर होगा। आप औरों को भी कंपेयर कर लें, ठीक है। तो P2 का तो वही आएगा जो आपका किस में आ जाएगा, आप इसका आगे बना सकते हैं P2 के लिए, ठीक है ना। अभी इसका मैं बता दूंगा, ये 31 का कैसे करोगे आप। तो अभी आप N2 देखिए, तो N2 में जो है आप जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, तो 14 में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हो जाएंगे 15। तो 15 का जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कहाँ गया, 14 का बॉन्ड ऑर्डर था 3, 15 का कितना हो गया 2.5, तो इसका घट रहा है। तो ऐसे ही इसका भी घटेगा क्योंकि वो सेम ग्रुप में है, जैसे नाइट्रोजन है वैसे ही P2 होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, बड़ा आसान है। ऐसे ही आप यहाँ निकाल सकते हो O2 पॉजिटिव और O2 पॉजिटिव में किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। अब देखो 16 वाला है ये, तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, ठीक है ना। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घट गए, ठीक है ना। तो देखो घटने का मतलब क्या है भैया, 16 में से एक घटेगा तो 15 पे 2.5 हो जाएगा और 14 पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। तो आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। एक इसमें आ गया, एक N2 में आता है, N2 पॉजिटिव और N2 पॉजिटिव, इसमें किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, देखो इसका तो 14 है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट गया, कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, 13 रह गए, तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। तो देखो यहाँ पर इनके पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर घटता है, इनके पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, ठीक है। तो ये आप बॉन्ड ऑर्डर की मैंने एक बेहतरीन सी ट्रिक बता दी है, आप इसको उम्मीद है समझ लेंगे। कमेंट करके बताना ट्रिक कैसी लगी। उसके बाद कहते हैं द ऑर्बिटल विद 2 रेडियल और 2 एंगुलर नोड। तो देखिए रेडियल और एंगुलर नोड के बारे में कोई N-L-1 हो गया आपका एंगुलर नोड। तो आप देखिए इसमें 5D को निकाल के देखिए, 5 - D की वैल्यू कितनी होती है, S के लिए 0 होता है, कौन L, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए कितना होता है 3 होता है। तो 2 - 1 कितना हो गया, 5 - 3 कितना आंसर आया 2 एंगुलर हो गई। और रेडियल के लिए क्या आ जाएगा, ये जो D होता है यही आपका नोड होता है, ठीक है। तो 2 नोड आ जाएंगी, तो 2 रेडियल 2 एंगुलर नोड आ गई, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा आपका 5D आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आज 10 क्वेश्चन है। एक कह रहा है कि एस्ट्रॉन जो है वो एस्ट्रोल एंजाइम के मतलब जो हार्मोन है वो आपने पढ़ा भी होगा। एस्ट्रोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो आपने इस तरह के स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, जैसे एस्ट्रोजन का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ये वाला, ठीक है ना, हार्मोन है। अब ये बायोकेमिस्ट्री का उसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है आपका, ठीक है ना, इस तरह का। तो ये आपने स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे भाई, मैंने तो अपना इनकी सिंथेसिस तक पढ़ा था, ठीक है ना। ये 5 मेंबर्ड होता है, सॉरी, ठीक है। और इसमें यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा होता है, एक OH ग्रुप यहाँ लगा होता था, एक OH ग्रुप लास्ट में लगा होता था। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता था पक्का सा, जब हम बनाते चले जाते थे, याद आया ना आपको, ये इसमें रिंग होती थी, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ग्रुप लगे होते थे।
तो इसमें क्या है, देखिए ये एक तो पहली बात बिल्कुल सही कह रहा है कि ये एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, ठीक है ना। इट हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बिल्कुल। इट हैज 1 कीटोनिक ग्रुप, तो कीटोनिक ग्रुप तो इसके अंदर नहीं होता, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है एल डोपा, डोपामाइन, ये आपने पढ़ा होगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुछ आपके बायो हार्मोन्स वगैरह जो है, स्टेरॉइड वगैरह जो है, तो उसमें ये आपका आ ही जाता है। ये किसके डिसीज को दूर करने के लिए होता है, पार्किंसन डिसीज होता है एल डोपा, उसके लिए यूज होता है आपका, ठीक है ना। पावा होता है, पैरा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड होता है, वो फिट्स वगैरह को, ठीक है ना, इसकी वजह से ज़्यादा सिक्रेट होने की वजह से ये फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ आपका है, ठीक है ना। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं भाई वो देखो हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द ClF3 एंड SbF3 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ N। देखिए जो ये ClF3 है और जो SbF5 है, तो इसमें आप ध्यान देना, जो SbF5 होता है ये फ्लोराइड एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, फ्लोराइड एक्सेप्टर होता है। तो ये जब फ्लोराइड एक्सेप्टर है तो ये फ्लोरीन को यहाँ से पुल कर लेगा, तो ये क्या हो गया, ClF2 बन गया एक तो आपका, तो क्योंकि इससे फ्लोरीन गया तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये SbF6 बन गया क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि PCl6 का जो होता है सॉलिड स्टेट में कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो PCl5 सॉरी, तो PCl5 का कैसे स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, तो PCl4 पॉजिटिव होता है और एक PCl6 नेगेटिव होता है। तो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, वो कह देगा PCl4 देगा, यहाँ पर 4 देगा लेकिन चार्ज बदल देगा, यहाँ पर 6 देगा लेकिन चार्ज बदल देगा, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। तो इसलिए जो होगा ये फ्लोराइड एक्सेप्टर है, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म करेगा, ठीक है। According to the Vesiper theory, the geometry around the central iodine in I3 molecule and I3 negative ion are respectively। देखिए जो I3 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, तो ये I3 पॉजिटिव मॉलिक्यूल आपका बना कैसे, जब आपका I2 था, जब आपका क्या था I2 था, तो आयोडीन पे कितने लोन पेयर होते हैं, सेंटर इस पे 3 लोन पेयर हर एक आयोडीन पे बचते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, किसी एक दूसरे आयोडीन के साथ इसने अपने लोन पेयर का यूज करके उसके साथ जोड़ा था, ठीक है ना, उसके इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करवाए थे। तो ये जो सेंट्रल एटम है, आप इसकी स्थिति देखिए, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास क्या है 2 लोन पेयर है, और इसके साथ 2 आयोडीन साइड में है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके पास जो 2 लोन पेयर है, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है ना, वाटर का बेंट होता है जैसे, तो ऐसे ही इस आयोडीन का भी ये स्ट्रक्चर बेंट सा हो जाएगा। लेकिन इसको क्योंकि बेंट और इस तरह का कोई फॉर्मेट दे नहीं रखा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो sp3 आएगी, तो इसको मैं टेट्राहेड्रल यहाँ पर कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, टेट्राहेड्रल, क्योंकि वो वैसे पर थ्योरी के बेस पे पूछ रहा है। तो इसलिए एक ये जो होगा I3 जो होगा पॉजिटिव जो होगा, I3 पॉजिटिव जो होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो या तो ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है, या ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है, या ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी बात करते हैं हम I3 नेगेटिव कैसे बनेगा। तो I3 नेगेटिव में जो ये आपके पास I2 है, इसके पास जो ये लोन पेयर थे, अब क्या होगा, जो इधर से जो आयोडीन आ रहा है वो नेगेटिव है और वो इनके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो अब आप सेंट्रल एटम की कहानी समझिए, उस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कंज्यूम नहीं हुए, लोन पेयर उसके कंज्यूम नहीं हुए, तो 3 लोन पेयर है। तो जब उसके पास 3 लोन पेयर आ गए, एक मिनट, I3 नेगेटिव है, तो ये पहले पॉजिटिव है, तो उसके साथ अटैक करता है, ये सिंपल वाले के साथ अटैक करता है, लोन पेयर दोनों में एक ही रहेंगे, ठीक है ना। ये न्यूट्रल के साथ, वो पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, जैसे कि I2 के साथ रिएक्ट करके वो डिसॉल्व हो जाता है उस तरह से, ठीक है। तो ये ही कंज्यूम करेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 2 ही लोन पेयर रहेंगे। लेकिन बस फर्क कितना आ गया, जो आपका ठीक है, तो ये लोन पेयर आपके ये रहे 2 लोन पेयर इस तरह से चले गए, और एक लोन पेयर यहां चला गया। नहीं, मैं सही बता रहा था, इसको दोबारा समझेंगे हम। I3 ऐसे ही बनेगा, कैसे, माफ करना साथियों, थोड़ा सा बस करेक्ट, कैसे, जो हमने पहले बताया कि क्या I2 में जो लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल सही बता रहा था मैं, 3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन जब उसके साथ एक I आ जाता है, न्यूट्रल I आ जाता है, तो उसके साथ अटैक करता है, तो सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर बचते हैं, कुल मात्र ओनली सिर्फ 2 लोन पेयर बचते हैं। तो 2 लोन पेयर होने की वजह से आयोडीन जो करता है वो अपने आप को कैसे ओरिएंटेड कर लेता है कि भैया 2 लोन पेयर है, वो इस तरह से हमने मान लिए, तो वो एक टेट्राहेड्रल वे में यहाँ पर ओरिएंटेड हो गया। लेकिन I3 कैसे बनता है, तो जो सेंट्रल आयोडीन है, मतलब जिसके पास अभी तक 3 लोन पेयर थे, तो वो क्या करेगा
वो किसके साथ, उसके साथ कोई आई नेगेटिव आकर अटैक करेगा, क्योंकि भैया चार्ज नेगेटिव लेकर आना, आप समझिए ना, जब भी यहाँ पर अटैक करेगा तभी तो सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन जब उस पर आकर कोई अटैक करेगा लोन पेयर लेके आएगा फालतू के, तो उस पर तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, या ये कह लीजिए उसके अपने लोन पेयर जो होंगे वो खर्च नहीं हो पाएंगे। तो इसके पास अभी 3 लोन पेयर है, ये बात मैं बता रहा था। तो 3 लोन पेयर जो होंगे वो मैं आयोडीन तो ऐसे बना लेता हूं, और जो 3 लोन पेयर है वो मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर ऐसे रख देता हूं। तो क्योंकि वैसे पर थ्योरी के बेस पे मैं बता रहा हूं, तो ये PCl5 जैसा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। इसकी ज्योमेट्री आ रही है टेट्राहेड्रल, और आपके पॉजिटिव वाले की ज्योमेट्री आ रही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है कि सॉलिड स्टेट में एल्यूमिनियम फ्लोराइड का, ठीक है ना, ALF का या ALF3 का, ये मैंने आपको जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड करवाए थे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक वीडियो है, उसको आप देख लें, उसमें सभी तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने करवाए हैं, अगर आपके सिलेबस में है ये, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो वो जो सॉलिड स्टेट में जो इसका स्ट्रक्चर है C है, बस ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है, मतलब 6 1 2 3 4 5 6 आप ऑब्जर्व करें तो उसके 6 बॉन्ड बन जाते हैं, और पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, मतलब एक चेन जो होगी वो दूसरी से भी इंटरेक्ट करेगी, ठीक है ना, इनसे भी इंटरेक्ट करेंगे इस तरह से। हालांकि 6 तो इसमें भी बन रहे हैं सेंट्रल वाले के, लेकिन ये इतना ही नहीं होगा, ये आगे भी और इंटरेक्ट करेगा इस तरह से। ये वाला जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट, मैं देखो हर एक वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे मेटल मेटल बॉन्ड पे वो जरूर लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसको आप जरूर देखिए, मेटल मेटल बॉन्ड पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। वो कह रहा है कि एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है CO4, मतलब ये दरअसल कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट 4 एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड होल्डाइड, इरिडियम 4 है, टेट्रा इरिडियम है, और ये डोडेकाइल मतलब 12 क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इनके स्ट्रक्चर में वो ब्रिज ग्रुप की बात कर रहा है। तो दरअसल इनका जो स्ट्रक्चर है, मैं शायद एक दिन और बता रहा था, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, शायद मैं कल की ही वीडियो में आप लोगों को ही बता रहा था। तो उसमें कैसे करना है आपने, उसमें पूछ रहा है कि कितने इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो होंगे वो जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये जो है मैंने यहाँ पर ये इस तरह से बना लिए। तो आप इंटरेस्टिंगली अगर देखोगे तो ये तो डायरेक्टली अटैच होते हैं, ये 2 कोबाल्ट क्या होते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा जो होता है वो चौथे के साथ जो कनेक्ट होता है, वो इसके साथ जो होता है आपका ये जो CO है, ये ब्रिज का काम करता है। ऐसे ही इस कोबाल्ट के साथ जो दूसरा वाला कोबाल्ट है, ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। बाकी इसके साथ जो ये 3 कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे, ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और इस वाले के साथ सिर्फ 2 जो होंगे वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और ना केवल इतना, ये जो 2 हैं इनके बीच में भी एक क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ब्रिज की तरह से काम करता है, ठीक है। और ये वाले जो होंगे ये डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड कनेक्ट होगा इनके बीच में, और इसके पास जो होंगे 2 कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे, और इसके पास भी क्या होंगे, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे, क्योंकि तीसरे जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्रिज लिगैंड की तरह से काम कर रहा है। अब इस वाले के पास आएंगे, यहाँ पर भी 2 क्या होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कनेक्ट होंगे, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी है। तो ये कंडीशन होगी। तो मेटल मेटल बॉन्ड जो होता है, वैसे कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा, कुछ आइडिया? चलो फिलहाल उस पे नहीं जा रहे, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या कह रहा है, बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ ब्रिज CO ग्रुप नंबर। अभी तो ये कोबाल्ट के लिए हो गया, अब इरिडियम के लिए स्ट्रक्चर बताता हूं मैं। तो इरिडियम का क्या होता है, 4 इरिडियम है, पहला ये रहा, दूसरा इरिडियम ये रहा, तीसरा इरिडियम ये रहा, और चौथा इरिडियम ये रहा। अब बात बस जरा सी है, वो क्या है कि पहली बात तो ये चारों जो इरिडियम होते हैं डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इनके बीच में कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिज लिगैंड की तरह काम नहीं करता। 3 इसके पास है, और ऐसे ही 3 इसके पास है, और ऐसे ही 3 इसके पास है। यानी कि आपका आंसर क्या आया, क्या इनके पास इक्वल नंबर ऑफ ब्रिज लिगैंड है, या इरिडियम के पास तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो कोई ब्रिज लिगैंड इस टाइम कार्बन इरिडियम के पास नहीं है, तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप इन इरिडियम जो है वो कितना है, 0 है, ठीक है। क्लियर हो गई वाली बात? हाँ, और दूसरे वाले में कितने हैं, कोबाल्ट वाले में कितने हैं, वैसे याद रखना 3 होते हैं। एक तो ये रहा CO, दूसरा CO ये रहा जो ब्रिज का काम कर रहा है, और तीसरा CO ये रहा, ठीक है। तो 3 ब्रिज लिगैंड होते हैं। तो उम्मीद है वाली बात समझ में आई होगी। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ऐसा GIC के एग्जाम में आया था, शायद GIC के एग्जाम में था, हाँ
गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपी में होता है, उसमें आया था ये एग्जाम में क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच हैज द हायर डाइपोल मोमेंट। तो जब बेंजीन वाले कुछ इस तरह के कंपाउंड आ जाते हैं तो ऐसे केस में आपको देखना होता है कि कौन एरोमेटिक है और कौन नहीं है। जो एरोमेटिक होगा वो आपका क्या होगा, हायर डाइपोल मोमेंट रखेगा। तो मैं देखो इस बी वाले की बात करता हूँ, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, डाइपोल मोमेंट को क्या कर लेते हैं, जेनरेट करवा कर देख लेते हैं। तो इसको जेनरेट कैसे करवाएंगे हम, इसके इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर भेज देंगे। तो ये जो निगेटिव आया, इस निगेटिव की वजह से इस रिंग के डाइपोल मोमेंट में मतलब एरोमेटिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सो साइड में चला गया है, वो बाहर चला गया है, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन गया, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4n+2 रूल को फॉलो कर रही है ये वाली रिंग। इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली कौन सी उसको फॉलो कर रही है, क्या ये फॉलो कर रही है, हाँ। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो जब यहाँ पर आएगा तो ये रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है ना, फिर ये वाला यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर रेजोनेंस में जाएगा। तो ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है ना, प्रोपाइलिनियम आयन जो है ये भी एरोमेटिक हो गया, ठीक है ना, एरोमेटिक हो गया, क्योंकि अब ये इस वाले रिंग में सर्कुलेट कर सकता है। ऐसे यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एरोमेटिक हो गया। तो यहाँ जो माइनस और पॉजिटिव चार्ज है ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, उनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है ना। कल रोल वाला वो कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, मोबियस अक्कल मोबियस थ्योरी। तो ये क्या है आपके ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए इसमें डाइपोल मोमेंट स्टेबल है। बाकी किसी में भी अगर आप देखेंगे भाई ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये तो कोई स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, अकेले रिंग स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आएंगे तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, चलो एक रिंग एरोमेटिक होगी, दूसरी एंटी एरोमेटिक होगी, लेकिन इन दोनों में क्या है, ये एरोमेटिक है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया आपको। अब कल क्या करूंगा, मैंने छोटी सी वीडियो बताई है, ये जो क्वेश्चन है हालांकि थर्मोडायनेमिक का, इसको मैं बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है इसमें वो रिलेशन पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है कौन सा नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको कल इसके ऊपर, अगर आपके सिलेबस में है तो जरूर देखना, और अगर आप किसी अदर पीजीटी के एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं तो इस तरह के रिलेशन आएंगे। तो कल मैं आपको क्या करूंगा, एक 10 से 15 मिनट में थर्मोडायनेमिक का इस तरह का कोई सा भी रिलेशन क्यों ना आ जाए, कोई सा भी, आप उसको चुटकी में एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, उस ट्रिक के बेस पे आप इनको फटाफट से सोल्व कर देंगे, रिलेट कर देंगे कि कैसे वो हम ट्रिक जो है वो बनाएंगे। तो अभी मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, तो हो सकता है वो किसी के सिलेबस में होता है, किसी के में नहीं होता है, तो पूरी वीडियो फिर वो नहीं देखते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली कल इस थर्मोडायनेमिक के रिलेशन को कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक बताऊंगा आपको। उस ट्रिक के बेस पे आपको सारे डेरिवेशन जो होंगे, रिलेशन जो होंगे, वो आप वहीं पे बैठ के बना लोगे, और जो पूछा जाएगा उसको टैली कर लोगे, वो एग्जाम में आया कि नहीं आया। और अगर आपको देखो, आपको अगर इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7404068788 पे, तो हमारी उत्तराखंड के लिए क्या चल रहा है, यूपी उत्तराखंड का जो एग्जाम है उसके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली टेस्ट कराया जा रहा है, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है एमसीक्यू के उसमें, और फुल्ली सोल्ड है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। मात्र 185 रुपये इसकी वैल्यू है। आपको इसी नंबर पे गूगल पे के, भीम के, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, वे आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप करेंगे तो जल्दी रिप्लाई मिलेगा, कॉल पे शायद रिप्लाई करने में थोड़ा समय लग जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।